अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अली चैप्टर 4 शुरू करने लगे हैं आज हम। नाम है जनाब इसका वर्क एंड एनर्जी। थर्ड चैप्टर की तरह इसके भी हिस्से दो ही होंगे, वर्क और एनर्जी। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तरतीब से हम शुरू करेंगे, पहले वर्क से फिर देखेंगे एनर्जी। वैसे ये जो वर्क और एनर्जी हैं ये एक ही थैले के चटे बटे हैं, मतलब ये कि इंटर रिलेटेबल हैं। वर्क से ही एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही वर्क हुआ करता है। तो जनाब वर्क को हम डिफाइन करते हैं। वर्क क्या है जनाब? वर्क है जी काम। काम कौन सा काम? क्या हर काम ही वर्क है? फिजिक्स में हर काम ही वर्क नहीं होगा। वैसे वो कहते हैं कि जिन्ना साहब ने कहा पाकिस्तानी कौम से कि काम काम और काम, लेकिन कौम ने क्या किया? काम काम छोड़ा। जिन्ना साहब की बात पे जुजवी अमल करते हुए और काम करने शुरू कर दिए। तो जनाब ये जो वर्क है ये और काम नहीं है, जो पहले वाले काम जो कौम नहीं करती है उससे रिलेटेड है ये काम, वर्क। फिजिक्स में वर्क क्या होता है? कौन सा काम होता है? वर्क होता है जनाब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसका मतलब क्या है? वर्क की सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक जब किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी कोई फासला तय करे, फोर्स की वजह से फासला तय करे, that body covers some displacement due to the force या in the direction of force, तब हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स लगना चाहिए और फोर्स की सिमत में यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स अपनी ही सिमत में डिस्प्लेसमेंट करवाएगी या कराने की कोशिश करेगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कराने की कोशिश में वो कामयाब हो जाती है फोर्स, तो इसका मतलब है कि वर्क हो रहा है ना। फोर्स की डायरेक्शन में वर्क होना चाहिए और यही खसूसियत है डॉट प्रोडक्ट की। सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट। इस वीडियो के लिंक में आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन वाली वीडियो मिल जाएगी, वहां पे भी वर्क की डेफिनेशन से ही डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। किस केस में? उस सूरत में कि दोनों वेक्टर्स के वो कंपोनेंट लिए जाते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने कैसे की थी जनाब? कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। अगर यहां पे दो वेक्टर हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर हैं यहां पे, तो इनमें से फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से एक की मैग्नीट्यूड आएगी पूरे की पूरी और दूसरे का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट, वो पार्ट आएगा जो कि पहले की डायरेक्शन में है। और ये होता है जनाब एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का कॉज लिया जाएगा। कॉज आता है तब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्शन में आता है। देखें जी जरा के ये डब्बा है, दिस इज अ डब्बा। आप इसको खींचने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगाते हैं इधर को, उसके नतीजे में ये मूव करता है ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट होता है इधर को। याद रखिए दो वेक्टर्स के दरमियान जब आपने एंगल लेना है, फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग द वेक्टर्स एट कॉमन ओरिजिन। इनकी टेल्स कोइंसाइड करना चाहिए, टेल्स इनकी कॉमन ओरिजिन पे होना चाहिए, तब आप एंगल ले सकेंगे दोनों के दरमियान। फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। अब फोर्स की सिमत में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो या तो फोर्स इधर को लगती, या फिर अगर फोर्स ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होना चाहिए था। लेकिन अब तो फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये बात गलत तो नहीं कहीं। एक मिनट, गलत साबित करने से पहले चेक कर लीजिए जरा थोड़ा सा। फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं ना, एक कंपोनेंट ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स,
एक ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, एफ एक्स, यानी कि एफ कोस थीटा। तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स दो हिस्सों में लग रही है, दो डायमेंशन में, दो सिमतों में लग रही है, प्लेन में अमल कर रही है। इस फोर्स का कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अमल कर रहा है और कुछ हिस्सा वर्टिकल डायरेक्शन में अमल कर रहा है। तो फोर्स का वो हिस्सा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। इन दी डेफिनेशन ऑफ वर्क, डिस्प्लेसमेंट के साथ वो लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ वो फोर्स ली जाएगी, फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहा होगा। अगर फोर्स का कोई हिस्सा डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा, वो वर्क में शामिल नहीं है, वो वर्क में शामिल नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो वर्क के फार्मूले में शामिल होगा। तो इसे लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, और ये देखें यही बनेगा एफ डी कॉस थीटा। तो इन दी प्रोसेस ऑफ वर्क, फोर्स और फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट, या तो सारी की सारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट में हिस्सा ले, या डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का कोई एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट करवाए, जो डिस्प्लेसमेंट में हिस्सा ले। जब तक फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि देयर आर थ्री एसेंशियल पार्ट्स ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कौन कौन से, एक फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा वर्क के लिए। ना भी एक बात, इससे पहले कि हम आगे चलें, हेडिंग में जरा गौर कीजिए बेटा, क्या है जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट लग रही होगी तब हम ये सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। वेरिएबल फोर्स अगर होगी वो अगली किस्त में बात आएगी, अगली एपिसोड में बात आएगी। तो जनाब अगर फोर्स कांस्टेंट है, देखिए आप फार्मूला में फोर्स है, फोर्स का एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, जब तक फोर्स लगती रहती है फोर्स की मैग्नीट्यूड, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है। फोर्स की एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू है, वही हम यहां पुट कर रहे हैं, 10 न्यूटन है तो 10 ही पुट की जाएगी। इसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरी करती तो फिर ज्यादा होती या कम होती, तो फिर हम उसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाते, ज्यादा वैल्यू लगाते, कम वैल्यू लगाते, या एवरेज वैल्यू करके लगाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है उस सिचुएशन में जबकि इन द प्रोसेस ऑफ वर्क फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट रहती है तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जनाब इस फार्मूला में फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा, जितना भी हो रहा है वो ठीक है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वो कंपोनेंट लेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में हैं, वही वर्क में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगती रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, देखिए जी ये देखिए मैं आपके सामने मुजाहरा करके दिखाता हूँ। आई होप के वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ये फोटोशॉप नहीं किया हुआ, कोई एडिटिंग नहीं वीडियो की हुई। मैं ये दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसको धक्का लगाने की कोशिश करता हूँ, बहुत धक्का लगा रहा हूँ, मैं शदीद धक्का लगा रहा हूँ, तेरा भला हो जाए। नहीं हुई, अब मैं बाहर को नहीं खींचूंगा कहीं बोर्ड ही ना उखड़ के हाथ में आ जाए, तो ऐसे करके मैं धक्का लगाने की कोशिश करता हूँ। बहुत मैं जोर लगा रहा हूँ, बड़ा ही जोर लगा रहा हूँ। कहते जंगल में एक दफा ऐसा हुआ, एक लोमड़ी का बच्चा गुम हो गया। ये पाकिस्तानी आपको मुआशरे इसमें नजर आएगा इस बात में। वो जनाब लोमड़ी का बच्चा गुम हो गया, बड़ी परेशान, बेचारी इकलौता उसका बच्चा था, बड़े उसके अरमान थे कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी। वो गुम हो गया, वो फरियाद लेके चली गई जंगल के बादशाह के पास, शेर के पास, कि जनाब ये सियासी शेर नहीं है, कि जनाब मेरा तो बच्चा गुम हो गया, इकलौता था, मैं क्या करूं। बादशाह सलामत ने जंगल के सारे जानवरों का इजलास बुला लिया और कोई स्ट्रेटजी डिसाइड करने लगे कि इस बीबी का बच्चा कैसे ढूंढें। वो जनाब अभी डिसाइड हो ही रहा था, वो देखने लगे कि मीटिंग के दौरान ही एक बंदर जनाब इधर से इस दरख्त से छलांग मार के, टपूसी मार के उधर, उधर से टपूसी मार के इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। वो सारे हैरान होकर देख रहे कि ये कर क्या रहा है।
15-20 मिनट छलांगे छलूंगे मार के वो नीचे आया, सांप से चढ़ा हुआ, आगे कहने लगा लोमड़ी से, बीबी नठ भजाई तो बड़ी की पर तेरा काका लब्भा नहीं। बस हमारी कौम भी ऐसे ही नठ भजाई कर रही है, खास तौर पे हमारी हुकूमत भी, लेकिन कोई बच्चा लभ नहीं रहा। तो ऐसे ही जनाब देखे मैंने नठ भजाई तो बहुत की, बड़ी जोर आजमाई की, बड़ा मैंने जोर लगाया, फोर्स लगाई, लेकिन ये दीवार ये बोर्ड टस से मस नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क क्या हो गया जी, जीरो। बुक में आप देखिएगा साइड बार में मेरे जैसे एक शरीफ आदमी ऐसे धक्का लगाने की कोशिश कर रहा होगा दीवार को, लेकिन वर्क जीरो है, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क जीरो। तो फोर्स लगाते ही ना, अगर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क भी नहीं होगा। तो जनाब इसके अलावा देखिए एक बंदा खड़ा हुआ है और सर के ऊपर उसने टोकरा रखा हुआ है और टोकरा भरा हुआ ईंटों से, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता है, बेचारे गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। तो शाम को हम कहते हैं जनाब, वो कहता है जी मेरी मजदूरी दो, हम कहते हैं जी काम तो हुआ ही कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही कोई नहीं हुआ, सारा दिन तो आप एक जगह पे खड़े रहे, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इसका मतलब वर्क ही नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क। और जब वर्क ही नहीं हुआ तो आपको पैसे किस शाह के दें, वो कहेगा भाजी अपनी फिजिक्स रखो अपने कोल ही, कालू दिहाड़ी के बंदा भी और लभ लो। अब अपेरेंटली वहां पे वर्क नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसको इस हालत में कायम रखने के लिए एनर्जी सर्फ हो रही है, वो एक अलग बहस है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, और माइक्रोस्कोपिकली वहां पे वर्क होगा, उसके मसल्स पुल हैं और वो जोर आजमाई कर रहा है, लेकिन जो हम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, जितना हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिकली, वहां पे कोई वर्क नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही कोई नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। तो जनाब अब सूरत हाल ये है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। गाड़ी खड़ी हुई है, इंजन स्टार्ट है, पेट्रोल तो खर्च हो ही जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क भी नहीं हो रहा है। तो आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप खड़े गप्पे मारी जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं होगा। आप महीने बाद कहें सर जी फीस का दी, वर्क तो होया ही कोई नहीं, आपने खड़े खड़े सारे लेक्चर दिए, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही कोई नहीं। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। इसके अलावा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी डिसाइड करेगा। देखिए जी, अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान के पहली सिचुएशन देखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है तो वर्क क्या होगा, एफ डी कॉस जीरो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क विल बी मैक्सिमम, ऐसे करके आता हूं मैं, तो वर्क विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो होगा तब वर्क मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट लेते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। जब एंगल जीरो होगा दो वेक्टर्स के दरमियान तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, उनका कोई एक कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में नहीं है, वो एक सारे का सारा वेक्टर ही दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क यहां पे मैक्सिमम है। और जनाब जब एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा, जब देखिए जब एंगल जीरो है, इसकी एग्जांपल क्या है, आप ऐसे करके खींचे किसी शय को, ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल जीरो होगा, वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एंगल 90 होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तब वर्क क्या होगा, एफ डी कॉस 90 जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन एंगल चूंकि 90 है इनके दरमियान, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो जनाब देखें बुक पे साइड बार में बना हुआ होगा, एक आदमी बाल्टी उठा के दौड़ा जा रहा है, वो बाल्टी उठा रहे, मैं हाथ ज्यादा ऊपर करता हूं ताकि कैमरे में आ जाए, तो बाल्टी को ऊपर उठाने के लिए फोर्स लग रही है ऐसे, और अगर वो मूव कर रहा है ऐसे तो फोर्स ऐसे है, फोर्स है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, एंगल 90 है तो देयर विल बी नो वर्क डन। बिल्कुल इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है नीचे को। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट होता है, तब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बॉडी। हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को अमल करती है और बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एंगल 90 है।
ठीक इसी तरह से अगर कोई इसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से रिलीज करें, छोड़े किसी हाइट से, वो नीचे को मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे को, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी नीचे को, इनके दरमियान एंगल है 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एंड पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। भैया हिंट लिखता जाता हूं, बाकी आपने सीधा कर लेना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, ये आप ओ ना पढ़ लीजिएगा, बाद में मैं लिख देता हूं 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर को फेंकें, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को, वेलोसिटी है ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है नीचे को। तो अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट ऊपर को मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ऊपर को जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को। तो एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान? एंगल है जनाब 180। एंगल कितना है? 180। दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos 180 यानी कि माइनस एफ डी। वर्क होगा बेटा जी नेगेटिव, वर्क नेगेटिव होगा कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलो ठीक है, एक मसला है, सीरियस क्वेश्चन, मतलब कोई पहले हम मजाक ही कर रहे थे। आप देखें ये बात तो ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, वर्क पॉजिटिव हो गया। हमने कहा कि फोर्स अपनी ही सिमत में हिलाने की, मूव कराने की, डिस्प्लेस कराने की कोशिश करती है। तो यहां पे फोर्स नीचे को लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे हो गया? यहां फोर्स लग रही है नीचे को, अगर इस फोर्स की वजह से होना है तो नीचे को होता, ऊपर को क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क की कोई सेंस नहीं बन रही कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि फोर्स नीचे को लग रही है, बॉडी ऊपर को जा रहा है। बात यह है जनाब के वर्क नेगेटिव हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है, फोर्स लगने के बावजूद और डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद। इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट ने इसको तक किसी फोर्स ने इसे धक्का मारा, कोई फोर्स लगी और उस फोर्स ने इसे ऊपर को फेंक दिया, कोई और फोर्स भी इस पे लग रही थी जिसने इसको ऊपर को हरकत करने पे मजबूर किया। कई बार किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रही होती हैं, इस पे हो सकता है कोई और भी फोर्स लग रही हो, उस फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि ये फोर्स इस पर इधर को लग रही होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क जीरो हो सकता है यहाँ पे। तो हो सकता है, इट इज वेरी पॉसिबल कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो और उनमें से किसी एक फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव हो, किसी दूसरी फोर्स की वजह से वर्क जीरो हो, किसी तीसरी फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव हो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो व्हाइल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? इसकी एग्जांपल्स दीजिए या एप्लीकेशन बताइए, कब कब वर्क नेगेटिव होगा? जनाब अली जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पहली एग्जांपल क्या है जनाब? वर्क डन इज नेगेटिव। चलो मैं पूरा लिखने की बजाय सिर्फ सिचुएशन लिख देता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट, ओहो सॉरी, फिर अरेंज करना पड़ेगा तो फोर्स भी लिखना पड़ेगी। When object moves upward, then work done by gravitational force. Then work done by gravitational force will be नेगेटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर को मूव करेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन भी बॉडी की मोशन को अपोज किया करती है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को अपोज करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो फ्रिक्शन इस पर मोशन के अपोजिट लगेगी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव।
तो अगर कोई बॉडी नीचे को मूव कर रहा है तो हवा की फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर को लगेगी, अगर ऊपर को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स नीचे को लगेगी। तो फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करेगी। आइडल केस में हम फ्रिक्शन नहीं लेते। सिर्फ एक पॉसिबल केस है जब फ्रिक्शन भी पॉजिटिव वर्क करेगी, अगर रोलिंग फ्रिक्शन है, अगर बॉडी रोल करता हुआ जा रहा है, वो एज ए स्पेशल केस हम लेते हैं। तो नॉर्मली बाकी हर सिचुएशन में फ्रिक्शन की वजह से वर्क नेगेटिव होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम पुली पे फ्लैग रेजिंग सेरेमनी करते हैं, फ्लैग रेज करते, झंडा चढ़ाते हैं, वो पुली की वजह से फोर्स का इफेक्ट उलट जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हम फोर्स लगाते हैं नीचे को, रस्सी खींचते हैं नीचे को, और डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर को। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एंगल 180 होता है, cos 180 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वर्क नेगेटिव होगा। इसी तरह से कुएं से बाल्टी निकालते हुए, पानी निकालते हुए पुली की मदद से फोर्स लगाते हैं नीचे को, और डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर को, तब भी वर्क होता है नेगेटिव। तो जनाब वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल होगा 0 या कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है 0 से 90 के दौरान वर्क होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क के लिए मैं यहाँ पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होगा? फॉर पॉजिटिव वर्क एंगल शुड बी 0 to 90, और फॉर नेगेटिव वर्क क्या होगा जनाब? एंगल शुड बी ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90, 91 से 90 से ऑनवर्ड वर्क नेगेटिव होगा। फॉर 0 वर्क एंगल शुड बी 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल 90 होगा तो वर्क कितना होगा जी? फिर 0 होगा। ये तो मैथमेटिकल तरीका है वर्क कैलकुलेट करने का। अब हम ग्राफिकल तरीका मालूम करते हैं वर्क कैलकुलेट करने का। व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बनाना है हमने। ग्राफिकल मेथड क्या है जनाब वर्क कैलकुलेट करने के लिए? तो देखते हैं जी, ग्राफ बनाते हैं किस किस के दरमियान। गौर से देखें, जरा लेक्चर ध्यान से देखा और सुना करें, कोई छोटी सी बात भी कोई मिस ना हो जाए, वरना आपकी ट्रेन में सो जाएगी। एक्स एक्स पे बेटा जी डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे थे। अब हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखने लगे हैं। तो यहाँ वाई एक्स पे मैं लिखता हूँ फोर्स, गौर से देखें क्या लिखा जा रहा है। वाई एक्स पे मैं लिखता हूँ फोर्स, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ग्राफ हमने पढ़ना सीखा हुआ है। वाई एक्स पे ऊपर को जाएंगे फोर्स ज्यादा, नीचे को आएंगे फोर्स कम। अगर ना ऊपर को जाए ना नीचे को जाए, वहीं पे रहे तो उसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट। ये देखें यहां से होता है जनाब, अभी फोर्स लगना शुरू हुई है, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 है, अब फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि वाई एक्स पे वैल्यू ना ऊपर को जा रही है ना नीचे को आ रही है, बल्कि अपनी जगह पे मौजूद है। वाई एक्स पे फोर्स लिखें पूरा, एफ नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है कि सारी की सारी फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, तो सारी की सारी फोर्स ही वर्क बनेगी, वर्क की वजह बनेगी। अगर एंगल 0 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, हो सकता है फोर्स का कोई एक कंपोनेंट काम करवा रहा हो, वर्क करवा रहा हो। यहाँ फोर्स लिखेंगे, ये वो फोर्स है जो वर्क करवा रही है, ये वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट में हिस्सा ले रही है। या मुझे लिखना चाहिए एफ कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो ये फोर्स एफ बच जाएगी, नहीं तो एफ कॉस थीटा से क्लियर हो जाएगा हर हाल में कि ये वो फोर्स है दैट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वो फोर्स है। तो जनाब आली जरा देखते हैं, जहां से ये ग्राफ खत्म हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्स पे एरिया मालूम करने के लिए। तो एरिया क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी एफ डी कॉस थीटा। ओए होए होए, एफ डी कॉस थीटा तो तेरा भला हो जाए, वर्क है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर होगा। तो जनाब
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट था, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। ये ग्राफिकल मेथड है वर्क मालूम करने के लिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाइए, उस ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर होगा। मैथमेटिकल मेथड यहाँ पे इस ग्राफ में भी और इस फॉर्मूला में भी देखें, फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरी करेगी तो मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात क्या होगा? हमारे साथ रहिएगा, अगली एपिसोड में देखते हैं। अल्लाह हाफिज।